वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिंदी भाषा के विकास के बारे में। हमने जाना कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। हमने कहा कि जो हिंदी है वो भारूपी परिवार की भाषा है। भारूपी परिवार यानी कि इंडो यूरोपियन, यूरोप का प्रभाव है। ठीक है, हिंदी जो विकसित हुई, कई ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हिंदी आई, स्टेप बाय स्टेप हिंदी का विकास हुआ है। तो ये जो हिंदी का प्रभाव है वो यूरोप से है, यानी कि ईरान से है ना। हमने कहा ईरानी शाखा, उसके बाद जो है भारतीय आर्य उपशाखा एक और निकलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का विकास होता है। ये स्टार्टिंग फिर यहाँ से होती है। ठीक है, तो उससे पहले जो है ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भारत में अगर भाषा परिवार देखा जाए तो 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जिसमें से अगर आप इनका परसेंटेज देखोगे तो भारोपीय का सबसे ज़्यादा है, 73%। यानी कि 73% भारोपीय भाषा का प्रभाव है। इसीलिए भारत में कहते हैं कि जो इसका भाषा परिवार रहा वो कहीं ना कहीं भारोपीय परिवार रहा। उसके बाद हमने जो है इनके टाइम पीरियड की बात कर ली थी। हमने कहा कि किस प्रकार जो है जो आर्य भाषा लास्ट में आ चुकी है, आर्य भाषा आप देखेंगे। ठीक है, भारोपीय, ईरानी शाखा निकली, भारतीय आर्य उपशाखा जो निकली यहाँ से। तो इसको भी हमने जो है इस तरह से बांट दिया था: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यानी कि जो भारतीय आर्य भाषा है वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। इनका प्रयोग काल देख लेंगे। साथ ही साथ हमने ये जाना कि स्टार्टिंग कहीं ना कहीं संस्कृत से हुई थी। बिल्कुल, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हुई, है ना। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो है मध्यकाल के दौरान जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहेंगे। यानी कि मध्यकाल के दौरान जो है ये भाषाएं विकसित हुई हैं। अब संस्कृत नहीं है। ठीक है, संस्कृत को लोगों ने बोलना छोड़ दिया, अब वो पाली बोल रहे हैं। फिर उसके बाद प्राकृत बोलेंगे, पाली का प्रभाव कम हो जाएगा, फिर प्राकृत बोलने लगेंगे। फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश का दौर आ जाएगा, फिर अपभ्रंश के आते आते फिर इस तरह से हिंदीतर भाषाएं यहाँ पे विकसित हो जाएंगी। हिंदीतर भाषाएं में जैसे आजकल के दौर में जितनी भी भाषाएं चल रही हैं, लाइक बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये जितनी भी हैं, तो ये आधुनिक आर्य भाषा के दौर में आ जाएंगी। देखिए अब 1000 AD से अब तक का टाइम जो है वो आधुनिक में ही चल रहा है। ठीक है, तो आर्य भाषा बोलेंगे इसे। ठीक, तो आधुनिक आर्य भाषा का टाइम अभी भी चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये बात। तो अब जो है इनका विकास क्रम, जैसे कि आज की वीडियो का टाइटल है, हम कह रहे हैं हिंदी का विकास क्रम, एक सीक्वेंस क्या है। बिल्कुल संस्कृत से, इसीलिए तो संस्कृत को जो है सभी भाषाओं की जननी बोलते हैं। इंडिया में जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत को बोला जाता है कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। बिल्कुल स्पष्ट है। संस्कृत के बाद पाली आई है, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई है, उसके बाद अपभ्रंश भाषा हो गई, फिर अवहट्ट हो गई, उसके बाद जो है प्राचीन बोलेंगे, आरंभिक या आरंभिक हिंदी, है ना। हिंदी का जो आरंभ काल हुआ फिर वो इधर से स्टार्ट हुआ। संस्कृत को हमने कहा लौकिक और वैदिक संस्कृत। ठीक है, हमने कहा वैदिक और लौकिक संस्कृत, तो ये जो है प्राचीन भाषा के अंदर आ गया, है ना, प्राचीन आर्य भाषा के अंदर आ गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो है मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आ गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत आ गया। प्रयोग काल को भी देखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक में जितनी भी आजकल की भाषा है और जो यहाँ से स्टार्ट होता है अवहट्ट के बाद जो है जितनी भी आरंभिक हिंदी जो है यहाँ से आधुनिक आर्य भाषा में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पाली भाषा को देखेंगे। पाली भाषा के बारे में ये है कि ये भारत देश की प्रथम देश भाषा है। भारत देश की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली है। इसी तरह भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में ही थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पाली के बाद जो है प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा में जो महावीर स्वामी थे उनके उपदेश जो है प्राकृत भाषा में मिलते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद अपभ्रंश भाषा हो गई। अब अपभ्रंश में भी याद रखेंगे कि साहित्य का आरंभ हो गया था कहीं ना कहीं, है ना। तो हिंदी साहित्य का आरंभ हो गया। आप देखेंगे हिंदी भाषा का जो आरंभ माना जाता है वो एक तरीके से अपभ्रंश से ही माना जाता है। पाली और प्राकृत बिल्कुल जो हिंदी है उससे एक तरीके से डिफरेंट रही, संस्कृत तो बिल्कुल ही अलग हो गई, है ना। इस तरह पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद जो अपभ्रंश आता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का आरंभ थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हो चुका होगा। तो अब अपभ्रंश के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का आरंभ हो गया था स्वयंभू कवि के द्वारा 8वीं सदी में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 8वीं सदी कह रहा हूँ तो यानी कि 800 से एक तरीके से 900 का टाइम पीरियड है। ठीक है, 800 से 900 सालों के बीच में सदी कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 800 से 900 सालों के बीच में। आप यहाँ देखिए बात कर रहे हैं किसकी? अपभ्रंश की। ठीक है, अपभ्रंश की बात चल रही है। अपभ्रंश 8वीं सदी में हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश में ही हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश यहाँ से 1000 AD तक चली है ये। ठीक है, तो 1000 बिल्कुल हम कह रहे हैं कि 800 से 900 सालों के बीच में कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य का स्वयंभू के द्वारा क्या हुआ?
ठीक है, आरंभ हुआ। ऑल गुड। कुछ प्रमुख रचनाकार देख लेंगे। स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं। पौम चरित राम काव्य इनका प्रसिद्ध है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे, धनपाल। ठीक है, ये कुछ रचनाकार हैं जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। अवहट्ट आ जाता है उसके बाद, अव है ये अवहट्ट, ये इसे बोलते हैं परवर्ती अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश का भी अपभ्रंश एक तरीके से बोल सकते हैं। अपभ्रंश और जो प्रारंभिक हिंदी है उसके बीच की भाषा। ठीक है, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। इसके प्रमुख रचनाकार दामोदर पंडित और विद्यापति, कुछ ऐसे और कई रचनाकार हैं जो अवहट्ट में इनकी कृतियाँ मिलती हैं। उसके बाद प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी से बोलेंगे, ये विकसित हो जाती है। इसको बोलते हैं हिंदी का शिशुकाल। ठीक है, यानी कि हिंदी इसके बाद जो है अपनी जो है शिशु अवस्था में है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण हिंदी का विकास होगा। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा जो है विकास क्रम है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो पहला वीडियो हमने पहला पार्ट बनाया है वो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगा, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो आज इतना ही। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।